जय हिंद। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है। यदि बात किया जाए मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अब मौलिक अधिकार को जानना है तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखा गया है। ऐसे अधिकार जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। अब ये जो मौलिक अधिकार है तो इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। मौलिक अधिकारों को जो है क्या कहा जाता है, मानवाधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार कहा जाता है। और जो है मौलिक अधिकार को आधारभूत अधिकार भी कहा जाता है। और जो है इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है तथा इन्हें मूलभूत अधिकार कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना ये आवश्यक है कि मौलिक अधिकार को मानवाधिकार क्यों कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मानवाधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों के अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्तित्व के अधिकार के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इसे मानवाधिकार कहा जाता है। और जो दूसरा सेक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे कि आधारभूत अधिकार क्यों कहा जाता है, तो ये अधिकार जो हैं हमारे जीवन के लिए मूलभूत हैं, इसीलिए इनको आधारभूत अधिकार कहा जाता है। और इसी क्रम में अगला आप लोग देख रहे होंगे कि प्राकृतिक अधिकार है ना। तो प्राकृतिक अधिकार जो है इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं तो इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। और ये जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न बन रहा होगा कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है 1215 की बात है, तो 1215 में ब्रिटेन के राजा थे। और ब्रिटेन के राजा थे शायद उस समय जॉन द्वितीय थे। और जॉन द्वितीय ने जो है वहाँ की जनता के लिए जो है कुछ अधिकारों की घोषणा की थी। इसीलिए जो है भाग 3 जो है ब्रिटेन से लिया गया है, इसीलिए इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए मौलिक अधिकार की जो है सर्वप्रथम मांग जो है कराची अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी, अधिवेशन में हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यदि इसी क्रम में देखा जाए तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में हुआ क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब वर्तमान में देखा जाए तो जो संपत्ति का अधिकार है इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 आ में जोड़ दिया गया है।
और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है तो ये कैसा अधिकार है, तो विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, तो साथियों कभी कभी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं कि नहीं हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं ये न्याय योग्य हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि इनका उल्लंघन होता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वह आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अर्थात वह सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकता है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों की सूची क्या क्या है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। चलिए, जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला कि जो पहला है, तो पहला क्या है, समता का अधिकार, या इसी को ही समानता का अधिकार कहा जाता है। तो समता या समानता के अधिकार का मतलब है राइट टू इक्वलिटी, और इनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 14 to 18 में किया गया है। और जो दूसरा राइट है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, इनका उल्लेख आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू लाइबर्टी। और इसी क्रम में अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 23 से जो है 24 तक में किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, आप लोग बताएं थोड़ा सा, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको। चलिए, इसी क्रम में देखते हैं अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से आपने देखा कि वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब हम देखते हैं कि जितने भी आर्टिकल हैं सभी आर्टिकल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो 14 है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, तो अनुच्छेद 14 में कानूनी समता का उल्लेख किया गया है। और कानूनी समता में देखा जाए तो इसमें जो है 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द क्या है, विधि के समक्ष समता है, और दूसरा शब्द है विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो नामक शब्दावली है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो विधि के समक्ष समता है, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि विधि के समक्ष जो समता है, तो विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि विधि के समक्ष जो हैं सभी समान हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और विधि जो है सभी के साथ समान बर्ताव करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। और आप सभी को पता ही होगा कि न्यायालय में काली पट्टी बंधी जो न्याय के देवी की मूर्ति होती है, वहीं जो है विधि के समक्ष समता का अर्थ है, और इसी को ही कानून का शासन कहा जाता है।
और यहाँ पर जो विधि के समान संरक्षण है, तो इसका तात्पर्य ये है कि विधि जो है समानों के साथ समान व्यवहार करेगी और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि विधि सभी को समान संरक्षण देगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इस तरीके से आपने उपरोक्त में जो दोनों शब्दावलियों को देखा, तो इसका यही तात्पर्य है कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि आर्टिकल जो 15 है इसमें क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 15 में जो है भेदभाव की समाप्ति के विषय में बताया गया है। एंड ऑफ डिस्क्राइमिनेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और भेदभाव की समाप्ति का यहाँ तात्पर्य ये होगा कि जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर अब जो है विशेषाधिकार और भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो है किसी को सार्वजनिक स्नानागार में, पूजा गृहों में, मनोरंजन इत्यादि के उपभोग करने से अब नहीं रोका जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं कि आर्टिकल जो 16 है, तो आर्टिकल 16 में जो है अवसर की समता के विषय में बताया गया है। अर्थात इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के विषय में बताया गया है। और जो नेक्स्ट है आर्टिकल 17 है, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी के विषय में बताया गया है। और इसी क्रम में आर्टिकल जो 18 है इसमें उपाधियों के अंत के विषय में बताया गया है। यहाँ पर आर्टिकल जो 18 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं एंड ऑफ टाइटल्स कहते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 19 में बताया गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल जो 19 है इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। और आर्टिकल 19 में ही जो है इसका जो पार्ट है, इन पार्ट के तहत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा है सूचना का अधिकार और तीसरा है झंडा फहराने का अधिकार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग कि जो सूचना का अधिकार है ये होता क्या है। तो सूचना के अधिकार का जो मेंशन किया गया है, आप ध्यान समझेंगे। सूचना के अधिकार को पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि पारित कब किया गया था। तो 15 जून 2005 को इसे संसद में पारित किया गया था। और प्रथम जो सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला थे, और वर्तमान जो सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और यदि कोई व्यक्ति सूचना आयोग से किसी भी रिपोर्ट को मांगता है तो सूचना आयोग को 30 दिन के भीतर रिपोर्ट को देना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से उस अभियुक्त को 250 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन इसकी जो अधिकतम अवधि होगी वह 25,000 था यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि आगे जो आपके आर्टिकल हैं वो क्या हैं। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल जो है 19 पार्ट का। तो आर्टिकल जो है 19 पार्ट का में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अगला आर्टिकल है
19 खा इसमें सभा करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अगला आर्टिकल है 19 गा है, तो इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अगला आर्टिकल है 19 गा है, तो इसमें विचरण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और आर्टिकल 19 अंगा है, तो इसमें निवास करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अगला है आर्टिकल 19 चा है, तो इसमें संपत्ति की अधिकार का उल्लेख किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। और अगला आर्टिकल है 19 छा है, तो इसमें जो है कारोबार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल जो 20 है, तो आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है, तो इसमें जो है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण को बताया गया है आर्टिकल 20 में। अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक उसने कोई ऐसा कार्य न किया हो जो कानून के अकॉर्डिंग अपराध हो। तो ये हो गया दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। और जो आर्टिकल 21 है, तो इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल जो 21 है, इसी में एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 21 क्लास आ। इसमें क्या है, तो शिक्षा के अधिकार का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि शिक्षा का जो अधिकार है ये क्या है। तो सबसे पहली चीज़, तो शिक्षा का जो अधिकार है इसको मोहनी जैनवाद, अर्थात एक मुकदमा हुआ था मोहनी जैनवाद के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय में घोषित किया गया। कब किया गया था, 1993 में किया गया था। और इसे किस जो है अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जो है इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। और ये कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होता है। और शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। अनुच्छेद जो 21 है, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, अनुच्छेद जो 21 है, 21 में ही जो है लगभग 37 अधिकारों को शामिल किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आप लोग देख पा रहे होंगे, शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार है। तो MC मेहतावाद जो था, इस MC मेहतावाद में शुद्ध पर्यावरण पाने के अधिकार का उल्लेख किया गया था। दूसरा है विदेश जाने का अधिकार है। तो मेनका गांधीवाद में विदेश जाने के अधिकार का उल्लेख किया गया था। और नेक्स्ट है निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, तो इनका जो उल्लेख है पुट्टा स्वामीवाद में किया गया था। और अगला है इसी तरीके से एकांतता का अधिकार है, आवास पाने का अधिकार है, शीघ्र निःशुल्क न्याय पाने का अधिकार है। तो तमाम प्रकार के इन न्यायों का उल्लेख आर्टिकल 21 में ही किया गया है। और यहीं पर आपको समझना है कि आर्टिकल 21 में 2 शब्दावलियों का भी उल्लेख किया गया है। शब्दावलियाँ हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया। और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको जापान से लिया गया है, और जो विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया है इसको अमेरिका से लिया गया है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं कि जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22 है। तो आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है कि मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया है। मनमानी गिरफ्तारी का यहाँ तात्पर्य जो है ये हो जाएगा कि यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है
तो उससे उस व्यक्ति को 24 आवर्स के अंतर्गत जो है न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होगा। और यदि न्यायालय जो है उस पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है और यदि आरोप सही पाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो है उसे क्या कर दिया जाएगा, छूट दे दिया जाएगा। लेकिन जो विदेशी शत्रु होते हैं उनको ऐसा राइट नहीं दिया गया है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल है 23। तो आर्टिकल 23 में बाल श्रम एवं मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल है 24 है। तो आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में लगाने से प्रतिबंध के विषय में बताया गया है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आगे जो आर्टिकल हैं 25 आप लोग देख पा रहे होंगे। आर्टिकल क्या है 25। तो आर्टिकल 25 में क्या है देखेंगे आप लोग थोड़ा सा। तो इसमें जो है धर्म परिवर्तन एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 25 में ही जो है हिंदू शब्द की व्याख्या किया गया है। और हिंदू शब्दों में देखा जाए तो किन को शामिल किया जाता है, तो हिंदू जो शब्द है इनमें जो है बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आर्टिकल जो नेक्स्ट है 26। तो आर्टिकल 26 में धर्म परिवर्तन आर्टिकल 26 में क्या है, धर्म प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल जो 27 है तो इसमें जो है किसी भी धर्मावलंबी को धार्मिक कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख किया गया है। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है 28 है। तो आर्टिकल 28 में कहा गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जो अगला आर्टिकल है 29 है। तो आर्टिकल 29 में बताया गया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की खोज एवं बनाए रखने का जो है उसे अधिकार है। इसी क्रम में देखते हैं कि नेक्स्ट जो आर्टिकल है 30। तो आर्टिकल 30 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। और इसी क्रम में आर्टिकल जो 31 है, तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का मेंशन किया गया था, जिसको हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 32 है। तो आर्टिकल 32 में क्या बताया गया है, तो इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ही जो है 5 प्रकार की रिट दायर करता है सर्वोच्च न्यायालय। यदि कोई व्यक्ति है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है वो जा सकता है, कहाँ बोलो, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिटियाँ दायर करता है। और ये रिटियाँ क्या क्या हैं आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली जो रिट दायर करता है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। और जो दूसरा रिट दायर करता है वो है प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन। और जो तीसरा रिट है वो है उत्प्रेषण सर्टोरारी, जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट है परमादेश मैंडमस, जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, जिसे कि वारंटो कहते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि
बंदी को सशरीर जो है न्यायालय में प्रस्तुत करो, बंदी को सशरीर जो है न्यायालय में प्रस्तुत करो। और प्रतिषेध का तात्पर्य होता है मना करने से, और उत्प्रेषण का अर्थ होता है मामले को ऊपर भेजो, और परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आपने किस दायित्व से इस पद को लिया। अब यहीं पे थोड़ा सा समझेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये किसके विरुद्ध दायर किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो लेख होता है ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है, और परमादेश और अधिकार परीक्षा का जो लेख होता है ये सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि आर्टिकल जो 32 है, तो आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। और किसने कहा था, तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने कहा था। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हम इसी क्रम में चलते हैं कि अगला जो है टॉपिक क्या है। देखिए, आपातकाल में जैसे इमरजेंसी लगता है, तो इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर देखा जाए तो जो अनुच्छेद 20 हैं और जो अनुच्छेद 21 हैं, इनको छोड़कर के जो है आपके सारे अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि अनुच्छेद जो 33 है, अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया है। जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि संसद जो है सार्वजनिक अधिकारियों जैसे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी, पुलिस बल एवं अन्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जो अगला आर्टिकल है 34, इसमें बताया गया है कि संसद यदि किसी विशेष क्षेत्र में मार्शल लॉ जिसे कहते हैं सेना विधि लागू है, तो वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों पर संरक्षण कैसे है ना। तो मौलिक अधिकारों पर यदि संरक्षण की बात किया जाए, तो आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल जो 13 है, इसमें क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद जो है अस्पृश्यता के निवारण के लिए कानून बना सकती है। जैसे आपको पता था कि अस्पृश्यता का उल्लेख आर्टिकल 17 में किया गया था, तो आर्टिकल 17 से रिलेटेड जो है एक्ट पारित कर सकती है आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट। और संसद ने जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है 1955 पारित किया था। आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, 1955 में किया गया था। और बाद में इसका नाम बदल कर जो है सिविल अधिकार संरक्षण कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1976 में कर दिया गया। अब देखिए, ये जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों से संबंधित जो है कुछ विवाद हुए थे। विवाद क्या क्या हुए थे। पहला जो विवाद हुआ था, ये देख रहे होंगे कि गोलकनाथ विवाद हुआ था। और ये जो विवाद हुआ था 1967 में हुआ था। और इसमें न्यायालय ने ये कहा कि मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद जो है एक केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 में हुआ था। और इसमें न्यायालय ने ये कहा कि मौलिक अधिकार में तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
इसी क्रम में बाद में जो है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में हुआ था और इसमें जो है केशवानंद वाद की पुष्टि की गई थी। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं ये किनको प्राप्त है ना, किसको किसको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो नागरिक होते हैं और दूसरी चीज़ विदेशी होते हैं। तो जो नागरिक होते हैं, जो इंडियंस होते हैं, इंडियन को सभी अधिकार प्राप्त हैं, सभी मौलिक अधिकार। और जो विदेशी होते हैं तो विदेशियों को सिर्फ जो है अनुच्छेद 14 प्राप्त हैं और अनुच्छेद 14 के बाद जो है 20 से 28 तक प्राप्त हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जो है आज के इस सेशन में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और इसी तरीके से यदि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी सफल होंगे। और आज का ये जो सेशन रहा मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, तो विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।